गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 839 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, एंशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 839 टेस्ट कंप्लीट हो गए यूपी पीसीएस के लिए और 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह या कुशीनगर? बताइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में, ऑप्शन नंबर भी है इसका आंसर। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री का नाम प्रजापति गोमती, ठीक है, याद रखना, महाप्रजापति गोमती। नंबर 2 पर आ जाइए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महावीर बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, कौन सा इनमें से? देखिए, सारनाथ से उपदेश दिए, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में मृत्यु, सांची से नहीं है, ठीक है। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की धरोहर है। तो बोध गया का स्तूप स्थल जो है वो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ का धर्म चक्र प्रवर्तन से, ठीक है, यानी उपदेश देने से, और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, और सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंध नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड और आचरण की शुद्धता और पवित्रता। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बताइए। आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्षणिकवाद का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था किसने? बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो बुद्ध है इसका आंसर। तो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में जो है कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। एक पुस्तक है सर एडविन अर्नोल्ड की, द लाइट ऑफ एशिया, किस पर आधारित है ये? दिव्यावदान, ललित विस्तार, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक? ललित विस्तार पर। तो सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछते हैं इसको, यही पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, बौद्ध या जैन। नंबर 6 पर अजय, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन जो है प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? कौन सा अभिलेख है वो जिससे यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभलेख। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक तहसील है सैदपुर तहसील, यहाँ पर जो है भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख प्राप्त हुआ है। इसमें पुष्यमित्रों एवं हूणों के साथ समुद्रगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें हूण स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण गुप्त साम्राज्य के पतन में शामिल नहीं था? हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, या अरब आक्रमण, मतलब और अरब आक्रमण। ये था। देखिए, अरब तो बहुत बाद में आए थे, अरब आक्रमण नहीं है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद, ठीक है, गुप्तों के पतन के बाद हुआ था। तब तक गुप्तों का पतन हो गया था, पूर्व मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये इतनी बाद में आए। और ये स्टेटमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करके ये पूछ लेता कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो नष्ट हो गई उसमें से क्या क्या कारण थे। ठीक है, कई कारण थे प्राकृतिक। ठीक है, नदी में बाढ़ आ गई, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है, और उसमें डालता है एक अरब आक्रमण, तो वो नहीं था। ठीक है, क्योंकि अरब आक्रमण तो गुप्तों के बाद भी हुआ। ठीक है, गुप्तों के बाद ही हुआ है, तब तो 5000 साल पुरानी सभ्यता वो। ठीक है, तो अरब आक्रमण उसमें भी एलिमिनेट होता है, यहाँ भी एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? शक विजेता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी, ठीक है, शकारी है। और उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। 10वां प्रश्न है, ईसा की 3री शताब्दी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का समाप्त हो गया या पतन हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पर? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या फिर पूर्व मध्य एशियाई व्यापार पर? बताइए। ये हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ईसा की 3री सदी से जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। नंबर 11 पर आ जाइए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, ऑप्शन नंबर ए। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भड़ोच यानी मृगुकच्छ था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, भड़ोच को भी और ताम्रलिप्ति को भी। भड़ोच से होता था पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार, ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु स्थित केंद्र किससे संबंधित है? बताइए। अफीम की खेती, हस्तशिल्प, बहुमूल्य मणिरत्न, या वस्त्र उद्योग, वस्त्र उत्पादन से? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे और वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। नंबर 13 पर आ जाइए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। यह प्रश्न कई बार आया हुआ टेस्ट सीरीज में आपके सामने। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वो एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल फ्री
दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध कराता था, मतलब मुफ्त दवाइयाँ, ठीक है, खाने की व्यवस्था कराता था। कहाँ था ये अस्पताल? ये था पाटलिपुत्र में। तो चीनी यात्री फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर के रोगी इलाज के लिए आते थे। एक आधा प्रश्न इनके आने के क्रम में ही पूछ लेता है कि फाहियान, सिंह, संयुग्मन, इनको भारत आने के क्रम में सजा दीजिए कालानुक्रम। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले अगर देखें तो फाहियान, उसके बाद संयुग्मन, उसके बाद हुएनसांग, और सबसे अंत में बारी आती है इत्सिंग की। कौन किसके शासनकाल में आया ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नंबर 15 पर आ जाइए। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। देखिए, गुप्त काल में सोने की मुद्राएं तो दिनार थी, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। निष्क जो है वो गले का आभूषण था, ठीक है, जो मुद्रा से बना होगा कूट काट के। रजत मुद्रा को नाम दिया गया था रूपक। तो गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दिनार और रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन्हीं टॉपिकों से हर बार सवाल बनते रहते हैं, पूछने के तरीके बदल जाते हैं बस। ठीक है, धन्यवाद।